वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा पेंडुलम और फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट रहता है। अभी मैंने ये भी बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, क्योंकि आप पूछ सकते हो कि भाई ऐसा है तो कुछ मुझे एग्जाम्पल्स बताओ जिसमें एनर्जी का फॉर्म चेंज हुआ है, हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है क्या। तो इसका आंसर मैं आज दूंगा इस वीडियो में, और आज हम पावर जो है वो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला पहला एग्जाम्पल है कि एक बैटरी जो है वो एक बल्ब को जलाता है। इट लाइट्स ए बल्ब। अभी कभी हमारे दिमाग में ये थॉट आया है कि हम जो बैटरी यूज़ करते हैं, मे बी इट इज़ ए स्मॉल बैटरी, ठीक है, बैटरी इट कैन बी डीसी बैटरी। तो इससे यूज़ करके हम जो लाइट है, लाइट बल्ब, इट कैन बी इलेक्ट्रिक बल्ब और इट कैन बी एलईडी। ओके, छोटे छोटे एलईडी जो होते हैं जिसे हम सेल के यूज़ करके, सेल या फिर बैटरी, छोटी छोटी बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी या फिर कुछ और छोटे छोटे जो एलईडीज़ होते हैं, उसको हम बहुत ही ईजिली छोटी छोटी बैटरी का यूज़ करके जला लेते हैं। लेकिन कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये कैसे कैसे एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, क्या क्या एनर्जी कन्वर्ट होता है, तब जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट होकर ये लाइट का जो बल्ब है वो जलता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले एक बैटरी में ये बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी। अभी देखो, बैटरी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जैसे कि जिंक, ठीक है, इसके बाद लेड होता है, इसके बाद और भी कुछ होते हैं। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं हमने पढ़े हैं केमिस्ट्री में, इन सब एलिमेंट्स के कुछ कुछ कंपोनेंट्स रिएक्ट होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है उनके बीच में। फिर यही केमिकल रिएक्शन होकर क्या फॉर्म होता है, केमिकल एनर्जी फॉर्म होता है। ओके, बैटरी के अंदर फिर यही केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने का जो काम है वो कौन करता है, बैटरी। और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है फिर से कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी में, इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी as bulb is lighted up। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी है, ऐसे करके एक बैटरी है, यहाँ से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से हमने एक वायर ज्वाइन किया, फिर मान लीजिए ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये है वो बल्ब। ओके, अच्छा, बल्ब तो ऐसे नहीं होगा, ये ऐसा होगा, मैंने एलईडी ड्रॉ कर दिया था लाइक दिस, ऐसा बल्ब है। ठीक है, तो इस बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उससे प्रोड्यूस हो रहा है केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी बैटरी जो है कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये वायर के अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होता है और जाता है बल्ब में। ओके, और बल्ब में जाने के बाद बल्ब में कुछ ऐसे यू नो कि कुछ ऐसे मशीनरी पार्ट्स होते हैं जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर देता है किस में, लाइट एनर्जी में, रोशनी में। ओके, लाइट।
रोशनी में कन्वर्ट कर देता है और इससे क्या होता है, इससे लाइट जो है, बल्ब जो है वो रोशनी फैलाता है। तो असली काम कौन कर रहा है, बैटरी, ठीक है। और लाइट प्रोड्यूस कौन कर रहा है, बल्ब। कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाने के बाद। अगर बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता तो क्या बल्ब जलता, नहीं जलता। ओके, ये था एक एग्जांपल। फिर दूसरा एग्जांपल है कि जब भी एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करता है, या फिर देखो, एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, हमें पता है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है कब, जब वो ग्राउंड को बस टच करने वाला है। देखो डिस्टेंस, देखो इनके बीच में, ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा, वेरी लिटल। तो ऐसे डिस्टेंस जो है, मतलब इसका हाइट जो है हमें 10 to 0 कह सकते हैं हम इसका हाइट। अभी काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट का वो जो है मैक्सिमम होता है यहाँ पर, मैक्स। तो अभी ये काइनेटिक एनर्जी जो है कहाँ चला जाता है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है। जब ये टकराता है, अभी टकरा गया है, ओके, नाउ द बॉल और द ऑब्जेक्ट हैज हिट द ग्राउंड, और यू कैन से इट हैज़ रिच्ड द ग्राउंड लेवल। तब क्या होता है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, बॉल जब टकराता है ग्राउंड से, क्रिकेट बॉल या फुटबॉल, तो वो क्या होता है, बाउंस करता है। तो ये बाउंस कर ऐसे लगेगा, फिर अचानक से बाउंस करेगा, लेकिन उतना हाइट तक नहीं कर देता बाउंस जित हाइट, मतलब जिस हाइट से हमने इसको छोड़ा था। मान लीजिए हमने इस हाइट से बॉल को छोड़ा था, इट गोज डाउन, यहाँ पर आया बॉल, फिर यहाँ से अचानक फिर से बाउंस हुआ बॉल, यहाँ से फिर से बाउंस हुआ, लेकिन इसका हाफ पोर्शन जा सकता है, या फिर हाफ से और भी कम इतना हाइट तक जाता है बॉल, जो ऑब्जेक्ट होता है, ओके, वाई सो। और अगर ऐसा होता है तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें पता है, तो ये मैक्सिमम से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो कैसे हो जाता है, ये एनर्जी जाता कहाँ है, कहाँ गुम हो जाता है, हवा में चला जाता है, वह कहाँ चला जाता है। तो देखो रीज़न बिहाइंड कि बाउंस करता है, ओके, बॉल बाउंस करता है, क्रिकेट बॉल बाउंस करता है, करने के बाद ये सेम हाइट तक नहीं पहुंच पाता, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न की काइनेटिक एनर्जी उतना नहीं होता, ओके, काइनेटिक एनर्जी उतना नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ओके। सो व्हाट आर दोस फॉर्म्स, सो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ग्राउंड। सो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, पत्थर वत्थर कुछ होगा, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट लाइक दिस, इसको हमने ये फ्री फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल में, ये आ पहुंचा है, दिस इज द ग्राउंड लेवल। सो इफ द ग्राउंड इज सॉलिड, then नो चेंज मीन्स किसी भी तरीके का हमें डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, डिफॉर्मेशंस देखने को नहीं मिलेगा, मीन्स किसी भी तरीके का जो डैमेज हमें नहीं देखने को मिलेगा उस ग्राउंड लेवल में, ओके। लेकिन अगर ये लिक्विड हो, तो आपको पता ही है, जब हम पानी में कहीं भी, नदी नहीं, यू कैन से कहीं भी जहाँ पर पानी स्टोर्ड रहता है, या फिर यू कैन से कि एक बीकर में अगर एक छोटा सा थर्मोकॉल, या फिर यू कैन से एक छोटा सा मेटेलिक बॉल को अगर हम ड्रॉप करते हैं उस बीकर के ऊपर, लाइक दिस इज द बीकर, इसमें छोटा सा ड्रॉप, इसमें पानी है, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो पानी है वो क्या करता है, हलचल होता है, हलचल पैदा होता है कहाँ पर, पानी में, ओके। तो पानी में एक तरीके का डिफॉर्मेशन फॉर्म होता है, होने के बाद आफ्टर सम टाइम और आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ये फिर से लेवल मैच हो जाता है वाटर का, और जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण
वो नीचे गिर जाता है, मतलब यहाँ पर एकदम बॉटम में आ जाता है। ओके, अभी इफ दिस इज इन लिक्विड देन वी कैन से देयर आर सम डिफॉर्मेशंस, एंड इन गैसेस सॉलिड में भी डिफॉर्मेशन होंगे, बट क्योंकि सॉलिड्स में जो रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी मैक्सिमम होता है। रिजिडिटी मीन्स एबिलिटी टू रिटेन इट्स शेप। जैसे कि टार्जन में हमने देखा, टार्जन या फिर एवेंजर्स के मूवी में नैनो पार्टिकल्स जो हमने देखे थे, उसमें हमने देखा कि आफ्टर डैमेज वो ऑटोमेटिक क्या कर रहे हैं, उस पार्ट को हील कर दे रहे थे। ओके, तो टार्जन में भी देख रहा आपने, जो गाड़ी था लास्ट और सीन में, क्लाइमैक्स वाले सीन में देखा कि कार जो है वो एक, हाँ, बहुत ही हाई प्लेस से गिर गया था, फिर वो टुकड़ा टुकड़ा मतलब टुकड़ों में बिखर गया था कार, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट अगेन रीगेन्ड इट्स ओरिजिनल शेप। ओके, जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर्स मूवी में भी हमने ऐसे देखा कि जो कार था वो अपने शेप को रिटेन कर लेता है, मतलब रोबोट से वो वापस कार बन जाता है। वैसे ही ये भी रिटेन कर लेता है, और ये बहुत जल्दी रिटेन करता है बिकॉज रिजिडिटी इसका मैक्सिमम होता है, एज वी लर्नड इन केमिस्ट्री चैप्टर 1। तो इसमें भी कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे हमें, लेकिन इतना फास्ट होता है रिजिडिटी कि जल्दी जल्दी ये अपना शेप को फिर से रिटेन कर लेता है और हम नोटिस नहीं कर पाते। बट इन गैसेस एज द रिजिडिटी इज लीस्ट, तो हमें ये ज़्यादा नोटिसेबल लगता है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट में, तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट गिरा है वहाँ पर थोड़ा सा हीट हमें फील होता है बिकॉज फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन, एज यू नो, फ्रिक्शन जब भी फ्रिक्शन वर्क करता है तो हीट एनर्जी होता है। जैसे कि रबर, टायर तो कार का टायर जब ब्रेक्स पकड़ते हैं रोड पर, तब वो जो जगह होता है जहाँ पर ब्रेक पकड़ा है वो गर्म हो जाता है, मीन्स रबर जो है वो गर्म, टायर जो होता है वो गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, इसलिए हीट एनर्जी होता है। एंड साउंड होता है, हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सॉलिड चीज़ से टकराता है तो हमें साउंड सुनाई देता है, मतलब वाइब्रेशंस होता है उस पार्टिकल्स। ओके, एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड। देखो, ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज होता है। हाउ, मे बी द ऑब्जेक्ट इज ए स्टोन, लेट इट बी ए स्टोन, तो जब ये गिरेगा तो स्टोन टूटेगा। ओके, टूटने के बाद उसका शेप सपोज ऐसा था, तो टूटने के बाद सपोज ऐसा हो गया। ओके, सो शेप चेंज इन शेप, ओके, चेंज इन शेप इज ऑब्जर्व्ड। तो हमें पता है कि जब भी चेंज होता है शेप में शेप और साइज में, तब उस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी पैदा होता है जिसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी ग्राउंड को क्यों बोला, देखो ग्राउंड में मैंने क्या बोला था, डिफॉर्मेशन, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, थोड़ा सा डैमेज हमें देखने को मिलता है, लेकिन सॉलिड्स में वो नोटिसेबल नहीं है। मतलब क्या होता है, ये ग्राउंड है, ऐसा प्लेन था, ओके, दिस इज द ग्राउंड लेवल एकदम प्लेन, लेकिन इसमें छोटा सा ऐसा डिफॉर्मेशन होता है लाइक दिस। ओके, लेकिन ऐसा डिफॉर्मेशन होता है, तो ये क्या हुआ, चेंज इन शेप और साइज। ओके, क्योंकि पहले ये ऐसा प्लेन था, अभी थोड़ा सा इसमें ऐसे डिफॉर्मेशंस आ चुके हैं, तो शेप और साइज में चेंज हुआ है, इसीलिए ग्राउंड में भी एक पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगा जिसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, सो देन अनदर एग्जांपल, the third question is, does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? तो जब भी हम एक बड़े से पत्थर को धक्का मारने की कोशिश करते हैं, हमारे जितना भी स्ट्रेंथ होता है उसका यूज़ करके, जितना भी पावर होता है उसका यूज़ करके, लेकिन फिर भी हम इसको मूव नहीं कर पाते हैं, तो क्या इस वाले एक्टिविटी में हमारा जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो क्या हो रहा है या फिर नहीं, और अगर हो रहा है तो वो एनर्जी जो हम
पत्थर को मूव करने के लिए धक्का दे रहे हैं, धक्का देने के लिए जो एनर्जी दे हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं रॉक पर, वो कहा जा रहा है। सो यस, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन वी पुश ए ह्यूज रॉक एंड फेल टू मूव इट। हाँ, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है जब भी हम कोई बड़े से ऑब्जेक्ट को या फिर बड़े से पत्थर को धक्का मारने की कोशिश करते हैं लेकिन हम नाकामयाब हो जाते हैं। तो द एनर्जी स्पेंट बाय अस गेट स्टोर्ड इन द रॉक एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक। तो जो एनर्जी हम स्पेंड करते हैं या फिर जो एनर्जी हम खर्च करते हैं उस ऑब्जेक्ट को, मतलब रॉक को मूव करने के लिए, वो उस रॉक में स्टोर होता रहता है एज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी कैसे? बिकॉज पत्थर जो है उसमें भी कुछ डिफॉर्मेशन होता है, वो डिफॉर्मेशन फॉर्म होते हैं जो हमें जो हम नोटिस नहीं कर पाते बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ओके, so the energy spent by us gets stored in the rock as elastic potential energy due to deformation of rock, and the deformation in rock is so small that it cannot be observed by us. Some of the energy is also used up in stretching the muscles of our arms while pushing the rock. तो अब देखा कि जो डिफॉर्मेशन होते हैं रॉक में वो इतने छोटे होते हैं कि हम इसको देख ही नहीं पाते, ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। और कुछ एनर्जी जो हम स्पेंड कर रहे हैं रॉक पर, वो एनर्जी हमारे मसल्स को स्ट्रेच करने में भी खर्च होता है। ओके, मस्कुलर एनर्जी। ओके, तो मस्कुलर एनर्जी के हिसाब से ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो भी मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए वी कैन से दैट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है, लेकिन वो एनर्जी उतना अनफ नहीं है इस रॉक को मूव करने के लिए। ठीक है, बिकॉज इट इज़ गेटिंग यूज्ड अप इन अदर थिंग्स यू कैन सी। The fourth question is, what are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? जब भी हम बाइसाइकिल चलाते हैं तो क्या क्या एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे बॉडी में होते हैं, वो आज हम जानेंगे इस क्वेश्चन के द्वारा। नाउ फर्स्ट है जो मस्कुलर एनर्जी होता है हमारा, वो कन्वर्ट होता है द मस्कुलर एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट का मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बाइसाइकिल। जो मस्कुलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी किसका? बाइसाइकिल और साइक्लिस्ट का। क्यों? बिकॉज देखो, साइक्लिस्ट जो है वो पैडल करता जाता है, ओके, और उसको पैडल करने का शक्ति किससे मिल रहा है? मस्कुलर एनर्जी से मिल रहा है। और मस्कुलर एनर्जी की वजह से जितना ज़्यादा मस्कुलर एनर्जी उसको मिल रहा है उतना जल्दी वो क्या कर रहा है? पैडल कर रहा है। ओके, तो जितना जल्दी वो पैडल कर रहा है उतना ही जल्दी क्या कर रहा है? बाइसाइकिल मूव कर रहा है, मतलब बाइसाइकिल का वेलोसिटी जो है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बाइसाइकिल एंड साइक्लिस्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ heat is also produced due to the friction between the tires and the road। तो कुछ हीट भी प्रोड्यूस होता है, कुछ ज़्यादा नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है उसके लिए थोड़ा सा हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। ओके, इसके बाद a person
अभी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे. A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? तो एक इंसान है, उसने अपने मत्थे के ऊपर, अपने हेड के ऊपर एक बंडल ऑफ हे को पकड़ के रखा है, मतलब होल्ड करके रखा है 30 मिनट तक. 30 मिनट तक. तो क्या उसने कुछ वर्क किया है या फिर नहीं, लेकिन वो टायर्ड ज़रूर हुआ है, थक गया है. ओके, सो द पर्सन holding a bundle of hay on his head gets tired as he experiences muscular fatigue. Muscular fatigue. This fatigue is due to conversion of chemical energy into heat energy by the muscular effort. The person has done no work. No work, as his effort causes no displacement of the bundle over his head. तो जो पर्सन है जिसने एक बंडल ऑफ है अपने हेड के ऊपर होल्ड करके रखा था, वो टायर्ड हो जाता है बिकॉज वो एक्सपीरियंस करता है मस्कुलर फैटिक, थकान. कैसा थकान? मस्क्यूलर थकान. ओके, फैटिक मीन्स थकान. दिस फैटिक इज ड्यू टू, अभी ये फैटिक किस लिए हुआ? इज ड्यू टू conversion of chemical energy into heat energy by the muscular effort. जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेशन होता है, डाइजेशन होकर मतलब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, होने के बाद क्या होता है? केमिकल एनर्जी फॉर्म होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी में. ओके, देन वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में. कैसे? बाय द मस्कुलर एफर्ट, मतलब मस्कुलर एनर्जी. ओके, मस्कुलर एनर्जी के वजह से सॉरी, हम मस्कुलर एफर्ट कर सकते हैं. मतलब मस्कुलर एफर्ट मतलब मसल्स के द्वारा हम जो काम करते हैं उसे हम बोलते हैं मस्कुलर एफर्ट. अभी ये मस्कुलर एफर्ट तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें तो चाहिए एनर्जी. वो एनर्जी कौन सा एनर्जी है? मस्कुलर एनर्जी. ओके, तो मस्कुलर एनर्जी कैसे मिल रहा है हमें? केमिकल एनर्जी
जो है वो थोड़ा सा केमिकल एनर्जी मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और थोड़ा सा एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट होता है। बिकॉज जब भी हम थोड़ा सा ज़्यादा काम करते हैं तो हमें पसीना आता है, हमारे शरीर से हीट निकलता है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी फुटबॉल खेला तो यू कैन एक्सपीरियंस कि आपके शरीर से हीट निकल रहा है। और इसको गर्मियों के दिनों में आप इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। विंटर सीजन में आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अगर फॉगी डे है बहुत ज़्यादा, तो जब आप नहाने जाओगे, ओके सपोज हम नहाने गए, नहाने जाने के बाद आपने ठंडे पानी से नहाया, ओके, ठंडे पानी से नहाने के बाद आपके बॉडी के अंदर से एक हीट निकलता है जो कि टोटली विजिबल होता है ठंडे के मौसम में सुबह। ओके, तो वो क्यों होता है? बिकॉज हमारा बॉडी जो है वो अपने आप को गर्म रखने के लिए एक हीट निकालता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो जब हम खेलते हैं तब भी ये हीट निकलता है बिकॉज स्वेटिंग होता है। ओके, स्वेटिंग मतलब क्या? इवेपोरेशन होता है। स्वेटिंग होने के बाद इवेपोरेशन होता है और हमारा बॉडी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है, ठंडा होने लगता है। तो ज़्यादा ठंडा ना हो जाए इसीलिए बॉडी में जो हीट एनर्जी है वो हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो होने के बाद ये हमें समर में समझ में नहीं आता, लेकिन समर्स में समझ में क्यों नहीं आता? बिकॉज समर्स में इतना ठंड नहीं होता। ओके, लेकिन विंटर में हमें वो टोटली विजिबल होता है। वैसे ही यहाँ पर भी जब भी हम कोई मस्कुलर एफर्ट मतलब मसल्स का यूज़ करके कुछ काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो जो हीट एनर्जी है वो हीट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी से। तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होता है, चेंज होता है, एक्चुअली कन्वर्ट होता है। और जो पर्सन है वो उसने कोई भी काम नहीं किया, ही हैज़ डन नो वर्क। कैसे पता चला हमें कि उसने कोई काम नहीं किया? उसने कोई काम नहीं किया बिकॉज उस वाले बंडल का हे जो है, बंडल ऑफ हे का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, उसके हेड के ऊपर से उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, इसलिए वी कैन से कि उसने कोई काम नहीं किया। बिकॉज मैंने आपको बोला था वर्क डन होने के दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो सॉरी तीन कंडीशन हो सकते हैं, फोर्स या तो फोर्स ज़ीरो हुआ तो नो वर्क डन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हुआ तो नो वर्क। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ तब भी नो वर्क। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए नो वर्क डन। ओके, इसके बाद ए पर्सन, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है एट अ सर्टेन एंगल, एक एंगल से थ्रो किया गया है टू द ग्राउंड, ग्राउंड में मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ, एक कर्व्ड पाथ में मूव करता है ऑब्जेक्ट और फिर से अप ग्राउंड में गिर जाता है। मतलब ग्राउंड से एक एंगल, मतलब ऐसा एंगल, ठीक है थीटा, इस एंगल से थ्रो किया गया है, फिर ये ऐसे करके मूव होता है लाइक दिस, मे बी ऐसे करके थ्रो होने के और ऐसे करके फिर ऐसे गिरता है। ओके, ये है वो ऑब्जेक्ट। एंड द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द पाथ of the object lies on the same horizontal line like this। यहाँ से थ्रो किया, कुछ एंगल में थ्रो किया, फिर यहाँ से यहाँ गिर गया। ओके, दिस इज द एंगल। नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट? ग्रेविटी ने उस ऑब्जेक्ट पर कितना काम किया है? ओके, तो सिंस द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑन द पाथ of the object thrown at a certain angle to the ground lie on the same horizontal plane, the displacement of the object is in the horizontal direction। सॉरी, देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन एंगल से थ्रो किया गया है और एक कर्व पाथ में मूव होने के बाद फिर से अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन है। इसका इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि दोनों ही पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। ठीक है,
नो मैटर, इट इज़ डजेंट मैटर कि उसने कैसा पाथ से उस ट्रैवल किया है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है उसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक। ओके, बस पाथ जो है वो कर्व्ड है। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है हॉरिजॉन्टल। ओके, इसके बाद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट एक्ट्स वर्टिकल डाउनवर्ड्स। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको थ्रो किया गया है, अभी ये फिर से यहाँ पर गिरा सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है FOG, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, हॉरिजेंटली, मतलब ऐसे, ऐसे हो रहा है, बट ऐसे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, और ऐसे हो रहा है फोर्स। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। ये है वर्टिकल, ये है हॉरिजेंटल, दोनों के बीच में कितना एंगल बन जाता है, 90। इसीलिए, और जब भी 90 एंगल बनता है दोनों के बीच में, वर्क डन क्या होता है, ऑटोमेटिकली ज़ीरो। उसका, और इसका रीज़न भी आपको पता है, बिकॉज cos 90 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसीलिए वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, मीन्स शून्य। ओके, सो दैट्स ऑल। नाउ वी कैन डिस्कस पावर। अभी हम पावर को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पावर? Power, the rate of doing work. The rate of doing work, that is work done per unit time by a man or machine is called the power of the man or the machine. So the rate of doing work, अभी काम करने के रेट को, मतलब कितना काम हो रहा है पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, पर मिनट और पर आवर, कितना काम हो रहा है या फिर कितना काम कर रहा है एक इंसान या फिर एक मशीन, उसको ही बोला जाता है पावर ऑफ दैट मशीन और मैन। ओके, रेट मतलब तो को पता ही है, रेट मतलब कितना हो रहा है, कितने सेकंड में, कितने मिनट में, कितने आवर में, कितने मिली सेकंड में, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसका क्या मतलब है कि कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरेशन। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसे ही रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितना वर्क हो रहा है पर यूनिट टाइम। ओके, और ये वर्क जो है कोई भी कर सकता है। इट कैन बी ए मैन, इट कैन बी वुमेन, इट कैन बी मशीन, इट कैन बी एन एजेंट। नाउ इफ an agent does a work, capital W, in time t, then power is given by power is given by power equal to work done by time taken. ओके, पावर का फॉर्मूला हमें मिल चुका है,
क्या है पावर का फॉर्मूला? वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब वर्क डन बाय टाइम टेकन। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। और पावर को हम P से डिनोट कर सकते हैं। सो इट कैन बी P इक्वल टू वर्क डन मीन्स कैपिटल W एंड टाइम टेकन मीन्स स्मॉल t. So from here we can write P equal to W by T. अभी इसको आप नोट करके लिख सकते हो। रोमन 1, पावर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज the rate at which energy is consumed इसे हम बोल सकते हैं कि पावर को हम दूसरा नाम दे सकते हैं द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। बिकॉज देखो भाई, वर्क डन की जगह पर हम बहुत सारे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वर्क डन इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर, वर्क डन इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर वर्क डन इक्वल टू एम जी एच, वर्क डन इक्वल टू माइनस एम जी एच, एट्सेट्रा। तो वर्क डन की जगह पर हम बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। ओके, और वर्क डन जो है वो किसके साथ लिंक है? वर्क डन लिंक है एनर्जी के साथ। अभी एनर्जी के साथ क्यों भाई? बिकॉज कैपेसिटी टू डू वर्क इज व्हाट? एनर्जी। काम करने की क्षमता को ही हम बोलते हैं एनर्जी। तो काम करने की क्षमता को अगर हम एनर्जी बोल सकते हैं तो कह सकते हैं कि पावर मतलब क्या, कि कितना एनर्जी कंज्यूम हो चुका है पर यूनिट टाइम में। ओके, बिकॉज वर्क डन इज somewhat equal to energy consumed. ओके, सो पावर को हम ये भी कह सकते हैं कि कितना एनर्जी खर्च हुआ है पर यूनिट टाइम में। तो यहाँ से हमें और एक फॉर्मूला मिल चुका है। क्या फॉर्मूला? दैट इज पावर इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। अब ये एनर्जी हो सकता है काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पावर इक्वल टू एनर्जी को E से दिया और टाइम टेकन को T से। ओके, अभी नोट में ही हमें रोमन 2 में लिखो पावर in terms of velocity and force। वेलोसिटी और फोर्स के टर्म में भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड फोर्स, इसको भी मतलब इनके रिस्पेक्ट में हम पावर का और एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? हमें क्या पता है? पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अभी वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? हमारे बहुत सारे फॉर्मूले हैं वर्क डन। तो यहाँ से हम लिखेंगे P इक्वल टू W बाई T। इट इम्प्लाइज P इक्वल टू W को क्या लिख सकते हैं हम? W को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, सो W equal to force into displacement. So from here P equal to F into S by T. अभी P equal to F into S by T लिख सकते हैं। ओके, F into S by T लिख सकते हैं, एक ही बात है।
एफ इंटू एस टोटल डिवाइडेड बाई टी और एफ इंटू एस बाई टी दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों सेम है। अगर मैं बोलूँ कि 1 इंटू 2/2 और 1 इंटू 2/2 तो दोनों एक ही बात है, यहाँ पे भी 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 2 कैंसिल होगा और आंसर क्या होगा 1। ओके, लेकिन इसको करने का क्या रीज़न है, एस बाई टी, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट और टी मतलब टाइम टेकन। अभी एस बाई टी कुछ सुना सुना लग रहा है, जी हाँ ये है वेलोसिटी। सो वी नो कि वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, एस बाई टी, और ये जो है ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, टाइम टेकन। ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब एस बाई टी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। सो पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, दिस इज अनदर फॉर्मूला। हमें और एक फॉर्मूला मिल चुका है पावर का। अभी फोर्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स की जगह पर हम लिख सकते हैं एम ए, तो पावर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इससे हम अनगिनत फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अभी के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबको बता दिया। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, एनर्जी और वर्क डन का पावर तो हम देख लिया कि जूल है, लेकिन इसका यूनिट क्या है। सो ऐसा यूनिट जो है पावर का, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ये है वाट, WATT, कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, और 1 वाट जो है वो इक्वल टू है 1 जूल इंटू 1 सेकेंड, मतलब सॉरी 1 जूल पर सेकेंड, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, 1 जूल पर सेकेंड मीन्स 1 जूल पर सेकेंड, ऐसे। ओके, सो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। ओके, देन ये तो था ऐसा यूनिट। अभी अगर आपको पूछे कि व्हाट इज 1 वाट ऑफ पावर, तो इसको आप लिख सकते हैं कि पावर ऑफ ए मशीन और एन एजेंट is 1 watt if it does 1 joule of work in 1 second। तो किसी भी मशीन का अगर आपको बोला जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय दी 1 वाट पावर ऑफ ए मशीन, तो किसी भी मशीन का पावर अगर 1 वाट है, ठीक है, तो ये तभी हो सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मशीन का पावर, किसी भी मशीन या फिर एजेंट का पावर 1 वाट तभी होगा जब वो 1 जूल ऑफ वर्क करेगा 1 सेकेंड में, 1 जूल ऑफ वर्क। एंड व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क, इट इज 1 जूल ऑफ वर्क लिख देता हूँ, वन जूल ऑफ पावर। हमें क्या पता है जूल मतलब क्या है, जूल मीन्स न्यूटन इंटू सेकेंड, मीन्स 1 न्यूटन इंटू 1 सेकेंड, सॉरी 1 न्यूटन पर सेकेंड, 1 न्यूटन पर सेकेंड 1 जूल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे कि 1 जूल ऑफ वर्क is said to be done if 1 Newton of force is applied, sorry, a force is applied on an object which displaces it through a distance of 1 मीटर। ओह सॉरी, मैंने 1 सेकेंड बोला था, 1 मीटर होगा,
1 जूल। तो रुको, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो 1 जूल ऑफ वर्क जो है, इसे हम तभी कहेंगे कि हमने 1 जूल ऑफ वर्क किया है जब हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे एक ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा 1 मीटर तक। और किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है, अगर उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है आफ्टर अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स, और कितना दूर तक मूव करेगा? 1 मीटर तक, तब हम कह सकते हैं कि हमने 1 जूल वर्क किया है। ओके, सो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन if 1 Newton force is applied on an object which displaces it through a distance of 1 meter in the direction of applied force. और 1 जूल ऑफ वर्क अगर होता है 1 सेकेंड में, तब हम कहेंगे कि उस मशीन का पावर है 1 वाट। ओके, देन प्रैक्टिकल यूनिट, ये तो था ऐसा यूनिट, अभी प्रैक्टिकल यूनिट। Practical unit is practical unit of power is horsepower. प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो है हॉर्स पावर। प्रैक्टिकल यूनिट पावर का प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो है हॉर्स पावर, जिसे HP से डिनोट किया जाता है, H.P। एंड द पावर ऑफ मशीन, मशीन में जो जितने भी पावर्स होते हैं, मशीन के जो पावर्स होते हैं, उसको HP में ही ज़्यादातर एक्सप्रेस किया जाता है, और हॉर्स पावर में। और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ओके, सो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। इसके बाद किलोवाट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। किलोवाट जो है वो है यूनिट ऑफ पावर, और किलोवाट आवर जो है वो है यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये गलती मत करना। किलोवाट जो है वो यूनिट का पावर का यूनिट है, और किलोवाट आवर वो एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट कैसे हुआ पावर का एनर्जी? बिकॉज हमने क्या पता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो किलोवाट मतलब क्या? 1000 वाट। सो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। और वाट किसका यूनिट है? ऐसा यूनिट किसका है? पावर का। और किलोवाट आवर किसका है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कॉमर्शियल यूनिट मैंने बताया था। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड दिस इज द चैप्टर। तो चैप्टर इतना लेंदी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत इंफॉर्मेटिव था। तो अगर मैंने कोई भी ऐसा चीज़ है कि मैंने मिस आउट कर दिया है इस चैप्टर में, तो ज़रूर बताइएगा।